integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। हम लोग तो कॉन्क्रीट के क्वेश्चंस कर रहे थे, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्लम्प ऑफ द कॉन्क्रीट विच इज यूज्ड एज द मास कॉन्क्रीट। ये पूछ रहा है स्लम्प की क्या रेंज है जिसके लिए हम उस कॉन्क्रीट को मास कॉन्क्रीटिंग में यूज में ले सकते हैं। अब मास कॉन्क्रीटिंग में यूज लेने के लिए जो स्लम्प होता है वो क्या होना चाहिए, लो कैटेगरी में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कंक्रीट काम में ले रहे हैं तो अगर फ्लोइंग होगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मास कंक्रीटिंग की जो रेंज होती है स्लम्प की वो 25 टू 50 mm। मैंने आपको जो टेबल लिखवाई थी उसमें ये है। तो अब इतना कम वैल्यू है 25 से 50 mm। अब 25 से 50 mm वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन जो बी है 20 टू 50 mm विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। In a slump test, each layer of concrete is compacted by steel rod 60 cm long and 16 mm diameter 4। अब कितनी बार टैंपिंग करते हैं किसमें, स्लम्प टेस्ट में। अब आप बोलोगे सर ये क्या इतने छोटे छोटे सरल से क्वेश्चन ला रहे हो, तो बेटा यही डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। तो जो डायरेक्ट आते हैं इतने सरल सरल से वो हम लोग भी कराएंगे फिर। तो अब मैंने आप लोगों को बताया था कि स्लम्प में हम लोग कितनी बार टैंपिंग करते हैं 25 टाइम्स, और कॉम्पैक्शन में हम लोग करते हैं 35 टाइम्स। सॉरी कॉम्पैक्शन क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में हम लोग करते हैं 35 टाइम्स। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इट्स डिक्रीज बाय यूजिंग। जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो कैसे कम किया जा सकता है, यानी कि कुल मिला के बात है कि वर्केबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाए। अपने को ये पूछ रहा है इंक्रीज करने को, क्या बोल रहा है, इंक्रीज वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, वर्केबिलिटी अगर मैं पानी कम करूंगा तो क्या वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, नहीं होगी। अगर मैं फाइन एग्रीगेट काम में लूंगा तो क्या वर्केबिलिटी कम होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने फाइन एग्रीगेट इंक्रीज कर दी, अगर फाइन एग्रीगेट मैंने बढ़ा दिए तो फाइन एग्रीगेट बढ़ाने से क्या होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिच मिक्स से भी नहीं होगा। तो अगर मुझे करना है पानी ज्यादा काम में लेना है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करना है, एंड कोर्स एग्रीगेट को इंक्रीज करना है। कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज होगा तो फाइन एग्रीगेट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल गो ऑन डिक्रीज, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया गो ऑन डिक्रीज तो सीमेंट रिक्वायरमेंट जो लुब्रिकेशन के लिए चाहिए वो भी कम चाहिए। तो इससे अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी वर्केबिलिटी इंक्रीज इनसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। For compacting plain concrete road surface of thickness less than 20 cm we use। कौन सा कॉम्पैक्टर काम में लेंगे इसके लिए। तो मैंने आप लोगों को जब कॉम्पैक्शन प्रोसेस बताया था तो मैंने कहा था कि अलग अलग तरह के कॉम्पैक्शन होता है, कुछ इंटरनल कॉम्पैक्शन होता है, कुछ सरफेस कॉम्पैक्शन होता है। तो स्क्रीड वाइब्रेटर जो है वो हम लोग जनरली रोड सरफेस कॉम्पैक्शन के लिए काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, स्क्रीड वाइब्रेटर। इंटरनल वाइब्रेटर हम लोग कॉलम या बीम वगैरह के लिए लेते हैं जहां पर रीइंफोर्समेंट जो है लाइट रीइंफोर्समेंट हो, और फोम वाइब्रेटर हम लोग जनरली वॉल्स वगैरह के लिए काम में लेते हैं, यानी कि वर्टिकल मेंबर में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन कॉन्क्रीट एग्रीगेट्स। एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल होंगे अगर कॉन्क्रीट में तो उनसे क्या होगा। तो फ्लैकी एग्रीगेट का मैंने बताया था, ना तो इनसे स्ट्रेंथ मिलती हमें, ना ही हमको क्या मिलता है इनसे वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। और फ्लैकी पार्टिकल्स एक्चुअली होते कैसे हैं, फ्लैकी पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, यानी कि अपने प्लेट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, प्लेट टाइप के। और एलोंगेटेड कैसे बताया था मैंने, नीडल टाइप। ये जो पेन दिख रहा है आपको ये कैसा है, एलोंगेटेड है। और ये जो आपको फोन दिख रहा है ये कैसा है, आपका फ्लैकी एग्रीगेट है, यानी कि जिसके दो डायमेंशन तो ज्यादा हो, एक डायमेंशन बहुत कम हो। और एलोंगेटेड में क्या होगा, दो डायमेंशन छोटे होंगे और एक डायमेंशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये पूछ रहा है एक्सिस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल से क्या होगा, तो डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी, सही बात है डिक्रीज होगी वर्केबिलिटी। इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, अब क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा कि हमको जो सीमेंट रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी के लिए वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो सही बात है। अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, अब इनसे स्ट्रेंथ इतनी अच्छी मिलती नहीं है तो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, यानी कि ए बी और सी तीनों ही करेक्ट है, यानी कि अपना कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो फ्लैकी और एलोंगेटेड में दोनों ही सेम चीज है। ऐसे ऑप्शन अगर ये फ्लैकी की जगह एलोंगेटेड क्वेश्चन दे दे तब भी आपको यही करना है। ठीक है, और अगर राउंडेड दे दे तो इनका उल्टा होगा, राउंडेड दे देगा तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, सी जो है इनकरेक्ट रहेगा तब। ठीक है, और अगर एंगुलर दे दे
तो एंगुलर में ए और बी तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब सी अफेक्ट तो सभी करेंगे ना। हाँ, तो तीनों मैंने इंक्रीज डिक्रीज सोच लिया, तो तीनों तीनों ही अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अफेक्ट तो सभी में होगा, लेकिन जो है डिक्रीज वर्केबिलिटी किस में नहीं होगा, राउंडेड में डिक्रीज ऑफ वर्केबिलिटी नहीं होगा, इंक्रीज होता है वहां। और एंगुलर में क्या होगा, बी और ए बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, बस राउंडेड में ए करेक्ट नहीं होगा, बाकी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। नो श्रिंकेज अकर्स इफ द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ। ये पूछ रहा है कि अगर कॉन्क्रीट में श्रिंकेज नहीं कराना है तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रखनी है। हम लोग जनरली शुरुआत में कितना रखते हैं, 90% रखते हैं। अब ये बोल रहा है कि श्रिंकेज कराना ही नहीं, तो श्रिंकेज का कारण क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या मॉइस्चर का डिफरेंस। अब अगर मॉइस्चर डिफरेंस ही नहीं होगा तो श्रिंकेज नहीं होगा, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हो जाए, यानी कि जितना कॉन्क्रीट में पानी है उतना ही जो एनवायरमेंट है उसके अंदर पानी होगा, तो उसके अंदर श्रिंकेज बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कॉन्क्रीट इज। मैंने बताया था आपको कि मैक्सिमम प्लेसिंग ऑफ हाइट के लिए अपने को सेग्रीगेशन जो है प्रिवेंट होता है 150 सेंटीमीटर। अगर मैं 1.5 मीटर की हाइट से या 150 सेंटीमीटर से किसी चीज मतलब कॉन्क्रीट को घिराऊं तो उसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं होगा। और सेग्रीगेशन क्या होता है भाई, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मिक्स। और ब्लीडिंग क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द मिक्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, लिखवाया हुआ है नोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट हैविंग द कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92। ये पूछ रहा है कि जिसका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92 है वो किस कैटेगरी में आएगा, हाई में आएगा, लो में आएगा या मीडियम में आएगा। तो ये जो है ये आएगा अपना लो में, ये जो आएगा किस में आएगा, लो कैटेगरी में। जिसका कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92 है वो किस में आएगा, लो में आएगा। अगर 0.9 देखो 0.92 से लेस देना है, 0.92 से लेस है तो लो, और 0.93 से लेके 0.95 है तो मीडियम, एंड अगर ग्रेटर देन 0.95 है तो आपको क्या याद रखना है, हाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिलेंडर स्पेसिमेन यूज्ड टू टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूजिंग। अब हमने बात करा था कि जो एफसीके ऑफ सिलेंडर होता है, ऑफ सिलेंडर जो होता है वो कितने टाइम्स होता है क्यूब का, 0.8 टाइम्स ऑफ एफसीके ऑफ क्यूब। यानी कि क्यूब स्ट्रेंथ, मान लो क्यूब स्ट्रेंथ 100 है तो आपकी सिलेंडर स्ट्रेंथ आएगी 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब के हिसाब से, और अब सिलेंडर 80 है तो क्यूब कितना हो जाएगा 1.525। तो एफसीके ऑफ क्यूब जो है वो कितना होता है 1.25 टाइम्स ऑफ एफसीके ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अपने को ये दोनों चीजें याद रखनी है। सिलेंडर का पूछे तो 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब, और अगर क्यूब का पूछे तो 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंडर। तो इसने पूछा है क्यूब का यहाँ पर, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 1.25 टाइम्स 5/4। ये इसका आंसर क्या आएगा 1.25 टाइम्स आएगा। तो ये दोनों ही रिलेशन याद रखने डायरेक्ट। नेक्स्ट, if P, Y and Z are the weights of cement, fine aggregate and coarse aggregate respectively, and water cement ratio is the water cement ratio, the minimum quantity of water to be added to first batch of is obtained by the equation। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कई लोगों को नहीं पता होता। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना परसेंट पानी मिलाना है, तो मिनिमम जो है 30% ऑफ सीमेंट मिलाना है, 30% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट मिलाना है, 10% ऑफ फाइन एग्रीगेट का वेट का मिलाना है, और 1% जो मिलाना है 1% ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कितना मिलाना है, 30% ऑफ सीमेंट, 10% ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 1% ऑफ वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ये सब वेट के हिसाब से। मान लो आपने सीमेंट 30 kg लिया है तो उसका 30% कितना हो जाएगा 9 kg, यानी कि पानी जो लेना है आपको 9 लीटर लेना है। फाइन एग्रीगेट मान लो 100 kg लिया है तो उसका 10% कितना हो जाएगा 10 kg, यानी कि 10 लीटर। और कोर्स एग्रीगेट मान लो आपने 200 kg लिया है तो उसका 1% कितना हो जाएगा 2 kg, यानी कि 2 लीटर। तो इससे आपने क्या आ जाएगा 9, 10 और 2 कितना आ जाएगा 21 लीटर पानी। तो ऐसे आपको लेना है 30% ऑफ सीमेंट, 10% ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 1% ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ये साबित करता हो। इसने बोला है पी क्या है, सीमेंट है, वाई है जो फाइन एग्रीगेट है, और जेड है जो कोर्स एग्रीगेट। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये देखा जाए तो इसके हिसाब से अपना बी ऑप्शन जो है नियरेस्ट है।
वैसे तो एक भी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 0.01 होना चाहिए, यहाँ पर 0.01 होना चाहिए 1%। ये तो शो करता है 10%, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 1%, यानी कि 0.01 होना चाहिए। अगर 0.01 होता तो एग्जैक्टली ये सही हो जाता, लेकिन नियर बाय आंसर जो है अपना यही है, बाकी सब तो बिल्कुल ही गलत। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, बाकी तो पूरा ब्लंडर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और बी में भी आपको ये ध्यान रखना है 0.3 टाइम्स ऑफ पी प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ जेड। एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि ये याद रखना है 30% ऑफ सीमेंट, 10% ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 1% ऑफ कोर्स एग्रीगेट के वेट के बराबर हम लोग वाटर मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द डायमीटर ऑफ पाइपलाइन यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है पाइप का वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? पंपिंग के लिए। जब ट्रांसपोर्टेशन बाय पंप करते हैं तो सही है। अगर 30 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग दोनों के ही चांसेस रहते हैं। जनरली तो हम लोग लेते हैं 15 सेंटीमीटर का पाइप, कितना लेते हैं 15 सेंटीमीटर, बट 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लोग कितनी डिस्टेंस तक पंपिंग करवा सकते हैं? 400 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड 80 मीटर जो है अपना वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट टू बी पंप्ड शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड मोर देन 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो स्लम्प की वैल्यू है 50 to 80 mm आनी चाहिए। ये भी बात सत्य है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। फिर भी थर्ड देख लेते हैं, द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट टू बी पंप्ड इज केप्ट बिटवीन 0.5 to 0.65। अगर 0.65 से ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग 100% होगा, और अगर 0.5 से कम है तो हार्श मिक्स होगा, वो कंक्रीट जो है पंप होगा ही नहीं, वो जाएगा ही नहीं, फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये तीनों ही कंडीशन सत्य है, आपको याद रखनी है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 7 days एंड 28 days स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। ये मैं आपको सीमेंट में कई बार करा चुका हूँ। अगर आपसे 3 डे का पूछा जाए तो हाफ होता है, यानी कि 50%। 7 डे का पूछा जाए तो एक होता है आपका 2/3 यानी कि 66.67%। और अगर 28 डे का पूछा जाए तो 2 मंथ के बाद का पूछा जाए तो 1.1 टाइम्स, 3 मंथ के बाद का 1.2 टाइम्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ सीमेंट वाले में ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें जो 66.67% है नियरली 0.65 टाइम्स है। 0.65 एग्जैक्टली तो 66.67 होता है, बट नियरली यहाँ पर 0.65 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड रिक्वायरिंग अ हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू। अब सैंड को हाई वाटर सीमेंट रेशियो कब चाहिए? जब वो क्या होगी, फाइन होगी। जितनी ज्यादा फाइन होगी उतना ज्यादा उसको वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा, तो इसको लुब्रिकेट कराने के लिए और रिक्वायर्ड वर्केबिलिटी के हमें रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा पानी मिलाना पड़ता है। अब इसका मतलब इसने पूछा हाई वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि ये पूछ रहा है सबसे फाइनेस्ट कौन सी होती है, सबसे फाइनेस्ट कौन सी होती है, ये पूछ रहा है। तो जो जोन जो है ये 4 जोन में होता है जो सैंड है, यानी कि फाइन एग्रीगेट के 4 जोन है, जोन 1 2 3 4। तो जो जोन 4th होता है वो होता है अपना कोर्सेस्ट। जो जोन 4th होता है, सॉरी वो क्या होता है अपना फाइनेस्ट होता है, फाइनेस्ट होता है। जोन 4th जो होता है अपना फाइनेस्ट होता है, और ये जो जोन 1st है ये कोर्सेस्ट सैंड होती है, यानी कि सबसे बड़ी जो सैंड होगी वो किसमें होगी, जोन 1st में। और जोन 4th में क्या होगा, सबसे बड़ी साइज ऑफ सैंड होगी, यानी कि जैसे जैसे जोन 1st से 2nd 3rd 4th जाएंगे तो जो साइज ऑफ सैंड है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, यानी कि फाइन होती जाएगी सैंड। जैसे जैसे जोन बढ़ेगा वैसे वैसे सैंड की फाइननेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कोर्सेस्ट जो जोन होता है वो होता है जोन 1st, और फाइनेस्ट जो होता है वो होता है जोन 4th। तो जोन 4th में आपको हाई वाटर सीमेंट रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफर इन, ये पूछता है कि जो आरएमसी होता है, रेडी मिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमसी, और सेंट्रल मिक्स्ड प्लांट का मतलब होता है एट साइट। एट साइट पे जो कंक्रीट बन रही है। अब जो रेडी मिक्स प्लांट होता है, यानी कि ये कहाँ से बन के आ रही है, फैक्ट्री या फिर प्लांट से बन के आ रही है, यानी कि जहां पर क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा है और यहाँ पर एट साइट पे क्वालिटी कंट्रोल कम है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट दोनों ही करनी पड़ती है, सेटिंग टाइम दोनों का ही रहता है लगभग सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, लेकिन जो वाटर एडिशन होगा इसके अंदर एट प्लांट होगा और इसके अंदर एट साइट होगा। जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वाटर एडिशन एक में तो आपको एट प्लांट करना है, एक में आपको एट
साइट करना है। बस सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन में कॉज द कॉन्क्रीट। अगर कॉन्क्रीट का कॉम्पैक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ तो क्या क्या दिक्कतें होगी। तो कॉन्क्रीट का हम लोग कॉम्पैक्शन करते किस लिए हैं, तो इंक्रीज डेंसिटी। इंक्रीज डेंसिटी मैंने बताया कि 5% वॉइड होगी तो लगभग 25-30% स्ट्रेंथ कम आएगी, और 10% वॉइड होगी तो लगभग 60%, 50 से 60% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो हम लोग इंक्रीज डेंसिटी करते हैं तो स्ट्रक्चर अपना जो कॉन्क्रीट बनता है होमोजीनियस बनता है, नॉन पोरस बनता है। अब इससे जो भी उल्टा होगा, अब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो देखो पोरस अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो स्ट्रक्चर बनेगा पोरस, सही बात है। नॉन होमोजीनियस, अब खुद ही बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, तो जो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन होगा तो उसकी वजह से जो अपने को जो कॉन्क्रीट मिलेगी वो भी नॉन होमोजीनियस, कहीं पर कैसी, कहीं पे ज्यादा कॉम्पैक्ट हुई हुई, कहीं पे कम कॉम्पैक्ट हुई हुई, कहीं पे प्रॉपरली, तो ऐसा ही मिलेगा। और रिड्यूस स्ट्रेंथ क्योंकि इसके अंदर वॉइड्स है या पोरस है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस। इनके ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएंगे, इसके भी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज टू प्रिपेयर कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में मिनिमम कितने कंपोनेंट्स होते हैं, जनरली बोला इसने, है ना। मेनली वर्ड जो है, मेनली कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था मोर्टार में 3 होते हैं और कॉन्क्रीट में कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, मोर्टार की बात करें तो सिंपल यानी कि बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ये तो होता है मोर्टार में 3। और अगर कॉन्क्रीट की बात करी जाए तो वही बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब बोलोगे सर एड मिक्सचर कहाँ गया, तो एड मिक्सचर तो बाद में एडिशनल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग मिलाते हैं, प्राइम रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनल प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मेनली जो कंपोनेंट होते हैं कॉन्क्रीट में 4 होते हैं, तो ये पूछ ले 3 किसके लिए हो जाएगा, मोर्टार के लिए, ठीक है। 5 कब होंगे, जब एड मिक्सचर मिलाया जाएगा, और 2 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सेस ऑफ कॉन्क्रीट आर अवेलेबल। मशीन मिक्सिंग में कॉन्क्रीट के जो मशीन टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सर से कितने तरह के, तो मैंने आपको लिखाया था, टिल्टिंग बताया था, नॉन टिल्टिंग बताया था, और एक बताया था रिवर्सिंग, तो अब कितने हो गए, ये 3 तरह के हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 92 का डी जो है करेक्ट हो जाएगा। टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग एंड रिवर्सिंग, आपको तीनों आराम से मैंने एक्सप्लेन करे थे क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट कैन लीड टू। एक्सेस वाइब्रेशन से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, सेग्रीगेशन होगा, या स्ट्रेंथ जो है ज्यादा मिलेगी, या एयर बबल्स रह जाएंगे उसके अंदर। तो जो एक्सेस कॉम्पैक्शन होगा उसकी वजह से सेग्रीगेशन होगा। क्या होगा, सेग्रीगेशन होता ही एक्सेस कॉम्पैक्शन की वजह से। अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा कॉम्पैक्ट करा दोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following refers to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredients for uniformity of proportion। ये बोल रहा है कि हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं, कौन से स्टेप होता है जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स करते हैं, जो जो कॉन्क्रीट में मिलाना है, जैसे कि सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट या पानी, कितना मिलाना है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, या उनका जो मेजरमेंट करते हैं कौन सा प्रोसेस होता है। वो होता है बेटा, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है बैचिंग। बैचिंग 2 तरह का होता है, वॉल्यूम बैचिंग एंड वेट बैचिंग। वॉल्यूम बैचिंग में हम लोग सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं, और वेट बैचिंग में सारे वेट के हिसाब से लेते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि पानी हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, वॉल्यूम में, और सीमेंट हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, वेट में। चाहे वॉल्यूम बैचिंग हो या वेट बैचिंग हो, सीमेंट विल ऑलवेज बी टेकन एज अ वेट, और वॉल्यूम जो है वो वाटर जो है वो एज पर वॉल्यूम ही लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बैचिंग। अब कोई अगर आपसे पूछ ले तो क्या स्टेप्स होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, BMT TCCF, कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस। सबसे पहले बैचिंग, फिर आगे अपना मिक्सिंग, फिर आगे अपना ट्रांसपोर्टेशन, फिर आगे अपना प्लेसिंग, फिर आ जाएगा अपना कॉम्पैक्शन, फिर आएगा अपना क्योरिंग, एंड सबसे एंड में फिनिशिंग। क्योरिंग एंड फिनिशिंग, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट के। अपन एक एक आराम से डिटेल में पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए 35 लीटर फॉर्मा फॉर मेजरिंग एग्रीगेट्स बाय वॉल्यूम। ये बोलता है हम जो एग्रीगेट को अगर बाय वॉल्यूम मेजर करेंगे, जैसे वॉल्यूम बैचिंग में एग्रीगेट का हम जो मेजरमेंट करेंगे वो वॉल्यूम से लेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम बैचिंग में अगर सैंड है
तो सैंड बल्किंग को कंसिडर करना है, क्योंकि जो 4 से 6% अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो सैंड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सैंड बल्किंग, जो जनरली होता है 30 से 40% के बीच तक हो सकता है, और मैक्सिमम जो होता है 5% मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। अब लेकिन ये पूछ रहा है कि जो 35 लीटर, अब ये 35 लीटर का क्यों बात कर रहा है, क्योंकि जो एक बैग ऑफ सीमेंट होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 35 लीटर, या 50 केजी वेट में बात करें, या फिर अगर वॉल्यूम में बात करें तो 0.035 कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब, या 35 लीटर के बराबर। तो उसी के हिसाब से हम लोग, जैसे रेशियो है 1:2:4 है, तो अगर ये 35 लीटर है तो ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 70 लीटर, और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे 140 लीटर। तो अब हमको वॉल्यूम बैचिंग करना है, तो वॉल्यूम बैचिंग के लिए 35 लीटर। अब एक तो तरीका क्या है कि आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा करा के देख लो कि इसका भाई 35 लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप जब मल्टीप्लाई कराओगे इन सबको आपस में, तो आप क्या पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ 35 लीटर ऑप्शन सी में आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो ये स्टैंडर्ड एक इक्विपमेंट है, वहाँ पे साइड पे जनरली जो भी होता है पड़े रहते हैं। तो उसका जो लेंथ होता है वो 27 सेंटीमीटर होता है, ब्रेड्थ भी 27 सेंटीमीटर, और हाइट जो होता है 48 सेंटीमीटर। भरोसा ना हो तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा के देख लो, आपका जो आंसर आएगा वो 35 लीटर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ कंक्रीट इज कंपेयर्ड इन। अब ये बोल रहा है डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम लोग कहाँ बात करते हैं, तो कंप्रेशन टेस्ट में तो हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्प्लिट टेस्ट में हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, टेंशन टेस्ट में भी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है उसके अंदर हम लोग जो वेलोसिटी जो बात करते हैं वो किस के रेस्पेक्ट में करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी वाले टेस्ट में हम लोग डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, कॉन्क्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगा इसका मतलब उसमें अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एडेड टू मेक व्हाइट कॉन्क्रीट। व्हाइट कॉन्क्रीट के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तो व्हाइट सीमेंट मिला देंगे तो हमको व्हाइट कॉन्क्रीट मिल जाएगी, या फिर हम लोग उसके अंदर मेटा काओलिन मिलाएंगे। क्या मिलेंगे, मेटा काओलिन। मेटा काओलिन से हमें कैसा मिलेगा व्हाइट कॉन्क्रीट। फ्लाई ऐश और आइस से हमें कैसा मिलेगा ग्रे कलर का। और ये पिगमेंट्स नहीं होगा, यहाँ पिगमेंट्स होगा, पिगमेंट्स यानी कि कलर। तो कलर नहीं मिलाना है हमें, मेटा काओलिन मिलाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेटा काओलिन। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये बोला बैचिंग के बाद अगला कौन सा प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन पहले देखा था क्या होता था बैचिंग के बाद में मिक्सिंग। अपन ने देखा था BMT PCCF। तो बी बैचिंग, फिर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज एडप्टेड फॉर। स्टीम क्योरिंग हम लोग किसके लिए एडप्ट करते हैं कॉन्क्रीट में, तो मैंने एक ही चीज बताई था, स्टीम क्योरिंग जो है वो फील्ड में पॉसिबल नहीं है। अगर फील्ड में पॉसिबल नहीं है तो कहाँ करेंगे, फैक्ट्रीज में। तो फैक्ट्रीज में जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री कास्ट। क्या बोलते हैं, प्री कास्ट या प्री फैब्रिकेटेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉलम्स, बीम्स एंड वॉल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड एट साइट, इसलिए इनमें हम लोग स्टीम क्योरिंग ना करके दूसरी वाली अपने जो नॉर्मल क्योरिंग्स हैं दूसरे सारे वो करेंगे। फिर ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट अकर्स व्हेन कॉन्क्रीट इज। अब ये बोल रहा है कि ब्लीडिंग जो है अच्छा है कब तक। ब्लीडिंग क्या होता है, पानी जो है या जो सीमेंट प्लस पानी है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सेपरेट आउट होएगा तो उसको वापस हम लोग मिक्स कर देंगे, कब तक, जब तक कॉन्क्रीट जो है सेट नहीं हुई है। क्या नहीं हो, डज नॉट सेट। अगर वो सेट नहीं हुई है तो हम लोग उस पानी को वापस मिक्स कर, अगर सेट हो गया तो फिर तो मामला गड़बड़। तो ट्रांसपोर्टेड में नहीं, मिक्सिंग के अंदर नहीं, प्लेसिंग के अंदर नहीं, वो जब तक प्लास्टिक है, जब तक उसने अपनी लूज नहीं करी, प्लास्टिसिटी लूज नहीं करी। अपन ने यही देखा था इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, जहां पर वो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या देखा था, जहां पर उसकी प्लास्टिसिटी जो है कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो ये अपन ने देखा था। तो ब्लीडिंग जो है गुड कब तक है, जब तक वो प्लास्टिक स्टेट में है। अगर प्लास्टिक स्टेट से बाहर चला गया तो उसमें उसके बाद अगर ब्लीडिंग होगा तो इट विल बी अ डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन और बचे हैं। द फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स है, ये जो फोटो है इसमें ये जो दिख रहा है, जैसे ये किसका दिख रहा है, स्लम्प का दिख रहा है। स्लम्प टेस्ट में अपन ने देखा था ये कितनी हाइट होती थी 30,
सेंटीमीटर, ये तो कितना था 10 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे वाली साइड साइज है वो है 20 सेंटीमीटर। तो स्लम्प ऐसा बन रहा है, ऐसे स्लम्प को हम लोगों ने बोला था कोलैप्स स्लम्प। अब बोलोगे सर ये नॉर्मल स्लम्प जो होगा ऐसा बनेगा, ऐसा, अगर ऐसा कुछ आएगा तो नॉर्मल स्लम्प। तो अब आपके मन में आ रही होगी सर शियर स्लम्प, शियर स्लम्प जो होगा ऐसा, ऐसा मैं यहाँ बना देता हूँ, शियर स्लम्प ऐसा होगा कि एक तरफ तो ज्यादा लेकिन दूसरी तरफ कंक्रीट कम रहेगा। तो यहाँ हाइट कुछ और है, यहाँ हाइट कुछ और है, तो इसको बोलते हैं शियर स्लम्प। ये जो फोटो दे रखा है कोलैप्स स्लम्प का है, और ये जो होता है नॉर्मल स्लम्प होता है। ठीक है, ये अपन ने देखा था स्लम्प टेस्ट के अंदर एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर यूज टू प्रेस मोर्टार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग काम में लेते हैं, किसके लिए, मोर्टार को स्प्रेड कराने के लिए, इवनली स्प्रेडिंग के लिए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इवनली स्प्रेडिंग के लिए कौन सा काम में लेंगे, ट्रैवल लेंगे, एल्यूमिनियम रॉड लेंगे, फ्लोट लेंगे, या फिर ब्रश। अब देखो ब्रश जो है, ब्रश तो हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, क्लीनिंग के लिए, तो ब्रश तो होगा नहीं, तो फिर एल्यूमिनियम रॉड होगा, ट्रैवल होगा, फ्लोट। इनमें कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है और हमेशा से कंफ्यूजन वाली चीजें है ये। तो इसके अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं, कुछ आप फिक्स याद कर लो, जो ट्रैवल्स होते हैं वो हमेशा किसके लिए काम आते हैं, फिनिशिंग के लिए। किसके लिए, फिनिशिंग के लिए जो है ट्रैवल्स काम में लेते हैं। अब जो एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड जो, सॉरी यहाँ लिख लो, एल्यूमिनियम जो रॉड है वो आप लोग किसके लिए काम में लोगे, स्क्रीडिंग, स्क्रीडिंग। और अपना जो ब्रश है वो क्लीनिंग के लिए, तो पीछे क्या बच गया, फ्लोट। तो फ्लोट आप लोग किसके लोगे, स्प्रेड कराने के लिए, स्प्रेडिंग के लिए। ठीक है, अब कईयों के मन में आ रही है कि सर ये चीज है क्या, क्या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिनिशिंग अपन ने देखा था कि फाइनल जो ऑपरेशन होता है कंक्रीट का वो होता है फिनिशिंग। स्क्रेडिंग क्या होता है, हम्स एंड हॉलोज को रिमूवल, हम्स एंड हॉलोज को रिमूव करने का। और स्प्रेडिंग में जनरली हम लोग उसको इरेगुलरिटीज को खत्म करते हैं, इरेगुलरिटीज को खत्म करते हैं। अब हम्स एंड हॉलोज का मतलब होता है ऐसा, कंक्रीट लगाने के बाद ऐसा है, तो इसको रिमूव करने के लिए, या एक्सेस या फिर एक्सेस कंक्रीट को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्क्रीडिंग बोलते हैं। इसके लिए क्या काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं। और फ्लोर्स जो होते हैं वो जनरली वुडन होते हैं, वुडन के होते हैं। ठीक है, और जो ट्रैवल्स होते हैं वो जनरली मेटल्स के होते हैं। ये थोड़ा चीजें ध्यान रखना। और ब्रश तो हम लोग क्लीनिंग के लिए, चाहे दांत सुबह सुबह टूथ ब्रश करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं, दांत साफ करने के लिए, तो ब्रश तो जनरली सफाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What do we need to do while designing an air entrained concrete? हमें ऐसा क्या करना होता है एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए। अब एयर एंट्रेनिंग कंक्रीट में यानी कि हम लोग एयर बाहर से एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एयर एंट्रेन करा रहे हैं, उसके अंदर एयर डाल रहे हैं। अब जहां पर एयर एंट्रेंड होगी वहां पर क्या होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी। अब उस स्ट्रेंथ को रिड्यूस ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज कर देंगे। अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि जो एयर एंट्रेंड है इससे वर्केबिलिटी तो इंक्रीज हो ही रही है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी कंटेंट जो है डिक्रीज कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या क्या करना है, वाटर सीमेंट रेशियो इज टू बी रिड्यूस्ड करना है। प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इज टू बी रिड्यूस, यानी कि जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यानी कि मिक्स प्रोपोर्शन का जो रेशियो है उसको रिड्यूस करना है। अब जब मिक्स प्रोपोर्शन रिड्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है, सीमेंट कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सीमेंट कंटेंट को हमें इंक्रीज करना है, क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, तो स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेंगे, सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करके। तो ये बात भी सत्य है। फिर एन अलाउंस फॉर द एंट्रेंड एयर इज मेड, अलाउंस यानी कि कुछ जगह छोड़नी है एंट्रेंड एयर के लिए, यानी कि कुछ एग्रीगेट जो है हम लोग रिड्यूस करते हैं। और ये देख लो एग्रीगेट मिक्स प्रोपोर्शन में एग्रीगेट इसीलिए रिड्यूस करते हैं। और दूसरा सीमेंट भी हम लोग थोड़ा ज्यादा काम में, इसका मतलब जो सभी ऑप्शन है वो क्या है, अपने सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, if the effective plan area of a warehouse is 54 square meter and maximum height of piles permitted is 270 centimeter, then what is the number of cement bag that can be stored? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सीमेंट वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ, एस्टिमेशन वाले में भी करा चुका हूँ। तो हर बार मैं हर एक क्वेश्चन को इस बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो जाकर सीमेंट वाले जो अपनी क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला वीडियो वो देखो, या फिर जो एस्टिमेशन वाला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का वीडियो है आप लोग उसको देखो। अब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ मैं, पूरा जो कैसे स्टोरेज करते हैं सीमेंट की
वो पूरा प्रोसेस ना बढ़ सके। अपन ने क्या देखा था कि जो सीमेंट है उसका एरिया, जो सीमेंट बैग का एरिया है वो कितना होता है 0.3 मीटर स्क्वायर, और जो हाइट होती है वो कितनी होती है सीमेंट बैग की, वो होती है 0.18 मीटर, ये होता है। ठीक है, अब जब तक वो है सीमेंट बैग है तब तक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आप बोलोगे सर 0.035 नहीं आ रहा, तो नहीं आएगा, वो होता खुले सीमेंट का, ये खुला नहीं है, बैग में पैक है, तो उस बैग के डायमेंशन चाहिए। अब इतना होगा तो अपने को क्या करना है कि वेयर हाउस का स्क्वायर मीटर में एरिया दे रखा है, तो 54 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय, अब हमको क्या करना है उसके एरिया से डिवाइड करना है, तो टोटल ये हो गया। अब वॉल्यूम है तो उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2.7 मीटर, तो ये लो 2.7 मीटर, तो और इसकी हाइट से यहाँ डिवाइड कर दो 0.18, तो इससे जो नंबर ऑफ बैग्स आएंगे कैसे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2.3 से कितना आ जाएगा 9 टाइम्स आ गया, और ये आ जाएगा 0.2 से ये आ जाएगा 27, 0.2 नहीं 0.02, तो ये आ जाएगा 2700। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2700 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बस इसमें ध्यान क्या रखना था, सीमेंट बैग का जो एरिया होता है और हाइट होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो एरिया होता है 0.3 मीटर स्क्वायर होता है, हाइट होता है 0.18 मीटर, यानी कि 18 सेंटीमीटर में, और मीटर में चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में चाहिए यानी कि 3000 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अगर हमने प्रॉपर बैचिंग करी है तो इनमें से हमें क्या मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगी, सही बात है, इकोनॉमी क्यों, क्योंकि हमने वेस्टेज नहीं करा है तो इकोनॉमिक मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी, अब जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी उसी हिसाब से करा है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई रहेगी, यानी कि टिकाऊ ज्यादा, वर्केबिलिटी भी सही रहेगी और स्ट्रेंथ भी सही रहेगी, यानी कि चारों ही प्रॉपर्टी मिलेगी, तो चारों वाला ऑप्शन जो है डी है अपना करेक्ट हो जाएगा। चाहे कोई भी पूछ ले, प्रॉपर काम करेंगे तो ये चारों चीजें मिलेगी, प्रॉपर नहीं करेंगे, मिक्सिंग भी नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी, सब काम अगर इम्प्रॉपर करेंगे तो ये चारों ही चीजें डिस्टर्ब होगी, और अगर चारों काम सही, सारे प्रोसेस जो है वो सही करेंगे तो ये चारों चीजें बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, अच्छी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, द शोइंग अप ऑफ व्हाइट फ्लफी लेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट इज टर्म्ड एज, कितनी बार ही बता चुका हूँ, ई फ्लोरेसेंस किसकी वजह से होता है, एल्कली की वजह से। एल्कली चाहे पानी में हो, चाहे सीमेंट में हो, चाहे ब्रिक्स में हो, चाहे स्टोन में, कहीं पे भी हो, उसकी वजह से ई फ्लोरेसेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्या बोला है, डिलीटेरियस सब्सटेंस इन एग्रीगेट आर अनडिजायरेबल बिकॉज दे, एग्रीगेट में हमने बात करी थी इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी, कोई भी अलग इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ना डस्ट होना चाहिए, इट शुड बी इनर्ट मटेरियल, ये सब चीजें अपन ने देखी थी। तो अगर हो गया फिर कुछ आ गया जैसे सल्फेट हो गया, एल्कलीज हो गया, ये सब हो गया, तो उनकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, अफेक्ट द स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्क्रीट, सब यानी कि स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी को और ड्यूरेबिलिटी को, सही बात है, अफेक्ट करेगा तो करेक्ट है। हैव इंट्रिंसिक वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस, इम्प्योरिटी की वजह से दिक्कत होगी, सही बात है। इंटरफियर विद द केमिकल रिएक्शन, अगर वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है तो वो क्या करेगा, पानी है, अपना सीमेंट है, उनके साथ रिएक्शन करेगा, अगर इनर्ट नहीं है तो ये सब होगा, अगर इसलिए अपने को क्या चाहिए, इनर्ट चाहिए, और इनर्ट होगा तो वो इम्प्योरिटी जितनी भी है उसमें नहीं होगी, एकदम प्योर होगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन सबके हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। जब भी कोई इम्प्योरिटी होगी उसकी वजह से सारी कॉन्क्रीट की जितने भी चीजें हैं, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, वर्केबिलिटी, या उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या ड्यूरेबिलिटी, या प्लेसिंग में दिक्कत, कॉम्पैक्शन में दिक्कत, हर जगह वो दिक्कत देंगे। डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सेग्रीगेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है अगर जो एग्रीगेट है अपने इम्प्योर है, यानी कि इनर्ट नहीं है, तो इनर्ट होने चाहिए अपने, सबसे पहले यही देखा। ठीक है, As per IS 13331 Part 1, in the ultrasonic test for hardened concrete, good quality of concrete is indicated if the pulse velocity is। अब ये बोल रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हमें कब मिलेगा, अगर पल्स वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए मैंने आपको टेबल बताई थी, अगर पल्स वेलोसिटी ग्रेटर देन 4.5 किलोमीटर पर आवर है तो हमको जो कंक्रीट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एक्सीलेंट। कंक्रीट कैसे मिलेगी, एक्सीलेंट। अगर 4.5 और 3.5 के बीच में है तो गुड मिलेगी, और अगर 3 से 3.5 के बीच में है तो हमें कैसी मिलेगी, मीडियम,
और अगर लेस देन 3 है तो हमें कैसी मिलेगी, पुअर, जिसको हम लोग डाउटफुल भी बोलते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा है गुड का, तो गुड जो है अपना रेंज क्या है 3.5 से 4.5, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। 3.5 किलोमीटर पर आवर से लेके 4.5 किलोमीटर पर आवर के बीच में होगा तो कॉन्क्रीट कैसी कहलाएगी, यानी कि उसमें से जो वेलोसिटी हमने पास कराई और वो इस वेलोसिटी से अगर पास हो गई तो उसको कॉन्क्रीट क्या माना जाएगा, गुड माना जाएगा। ये अपन ने अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी में देखा था। Which vibrator is used for vibrating concrete cubes? concrete cube जो होते हैं कहाँ पर रखे जाते हैं, टेबल पे, तो इसलिए उसको जो वाइब्रेटर होगा टेबल वाइब्रेटर। और कितना वाइब्रेशन होता है 12,000 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट। 2 मिनट के लिए रखा जाता है कंक्रीट जब क्यूब बनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, एरेटेड कंक्रीट इज, अब ये बोल रहा है एरेटेड कंक्रीट का वेट कैसा होता है। एरेटेड कंक्रीट यानी कि जिस कंक्रीट के अंदर हवा है तो उसका वेट कैसा होगा, लाइट वेट होगा। एरेटेड कंक्रीट का वेट कैसा होगा, लाइट वेट, हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर्टार यूज्ड फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ in IS 2250 and IS 1905 according to their designation L1, L2, H1, H2, M1, M2. The correct sequence of increasing order of their strength, increasing order में पूछ रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनका क्या मीनिंग था, मैंने बताया था L स्टैंड्स फॉर लो, M स्टैंड्स फॉर मीडियम, H स्टैंड्स फॉर हाइट, मैंने क्लासिफिकेशन कराया था। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम जो होगी किसकी होगी, सबसे ज्यादा है किसकी होगी, और सबसे फिर क्या आ जाएगा अपना, सबसे कम बीच वाले और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम होता है L2, फिर L1, फिर M2, फिर M1, फिर H2, फिर H1। तो H1 जो होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा L2, L1, M2, M1, H2, H1। तो यानी कि ये कह सकते हैं इट इज ऐसे, L2 इज लेसर देन L1, लेसर देन M2, लेसर देन M1, लेसर देन H2 और लेसर देन H1। H1 जो होता है वो हाईएस्ट होता है लगभग 10 MPa और ये जो होता है 0.5 MPa होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पूरा आपको टेबल बताई हुई मोर्टार में, नोट्स में भी है, आप देख लेना जिसको याद नहीं है। The compressive strength of a standard good 1:3 Portland cement sand mortar after 3 days of curing should not be less than, अब कितने 3 दिन बाद कितनी होती है 1/2 यानी कि हाफ, यानी कि 50%। अब जनरली बात किसकी होती है, OPC 33 ग्रेड की, OPC 33 ग्रेड की आधी यानी कि 33 MPa, 33 MPa का आधा हो जाएगा 16 MPa, यानी कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में वो 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी, इसको शुड नॉट बी लेस देन, ये शुड नॉट बी लेस देन 16 MPa और 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 3 दिन के बाद। और अगर पूछ ले 7 दिन के बाद तो शुड नॉट बी लेस देन 22 MPa और 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा 70, इससे ये तो गलत है। 115 ये भी गलत है। तो 175 अभी देखते हैं, ये 210 है, ये तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपना जो नियर बाय आंसर है वो कितना आ जाएगा 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नहीं कम होनी चाहिए। इसने बोला शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A gauge mortar is obtained by adding which of the following ingredients to cement? अब गॉज मोर्टार क्या होता था, सीमेंट इस टू लाइम इस टू सैंड होता था। तो ये बोल रहा है सीमेंट के अलावा क्या होता है, लाइम एंड सैंड, सैंड एंड लाइम, ऑप्शन है अपना सी। ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सी हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है ये सारे। अभी जो है 111 से लेके 111 से लेके 150 के बीच में जो सारे क्वेश्चन है वो सारे क्या है, ESC क्वेश्चन है, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो UPSC करवाता है उसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, lime mortar is able to retain its bond with masonry unit and be free from cracks. रीजन जो है, लाइम मोर्टार अंडरगोज ओनली नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंजेस आफ्टर सेटिंग एंड इनिशियल श्रिंकेज। अब बोलोगे सर ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन मैंने पहले भी कई बार बताया, अब फिर बता देता हूँ। अगर ए करेक्ट है इसका मतलब एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है अपना करेक्ट है, यानी कि जो रीजन है वो उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है पहले स्टेटमेंट को। ऑप्शन बी का मतलब है एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। सी जो है उसमें एसर्शन तो रीजन एसर्शन करेक्ट है, रीजन जो है इनकरेक्ट है,
डी जो है उसमें एसर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट। ठीक है, तो अपने को इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, वापस पढ़ते हैं। लाइम मोर्टार इज एबल टू रिटेन इट्स बॉन्ड विथ मशीनरी यूनिट एंड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स। ये बात सही है, लाइम मोर्टार की इतनी तो कैपेसिटी होती है कि वो मशीनरी यूनिट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और क्रैक से फ्री रहता है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम उसको काम में क्यों लेते, ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब रीजन क्या बोल रहा है, लाइम मोर्टार अंडरगोस ओनली नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज आफ्टर सेटिंग एंड इनिशियल श्रिंकेज। लाइम मोर्टार का क्या नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज होता है, इसका मतलब बहुत कम वॉल्यूम चेंज होता है। भाई साहब लाइम मोर्टार में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, श्रिंकेज, श्रिंकेज नहीं होता लाइम मोर्टार में। वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन ने देखा था जो लाइम की वजह से साउंडनेस अनसाउंडनेस की दिक्कत आ रही थी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी कि जो रीजन है वो क्या है, इनकरेक्ट। रीजन क्या है, इनकरेक्ट है, और एसर्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसमें नेग्लिजिबल वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बहुत ज्यादा वॉल्यूम चेंज होता है। और इनिशियल श्रिंकेज ना होकर वो क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम चेंज होता है। तो इसका हो जाएगा का ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे से ऐसे क्वेश्चन आए तो ये ऑप्शंस ऐसे ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115। वन ऑफ द मेन डीमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोर्टार इज दैट। अगर लाइम मोर्टार को हम लोग यूज ले रहे हैं तो इसका सबसे मेन जो है डीमेरिट क्या है, मेन पूछ रहा है। वन ऑफ द मेन है ना, मेन और डीमेरिट में फर्क है। मेन डीमेरिट यानी कि जो मुख्य है, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी है। तो इसी प्रकार ये है जो मेन डीमेरिट, इसका जो मेन डीमेरिट है इज नॉट ड्यूरेबल, ये नहीं है। ड्यूरेबल होता है, डज नॉट सेट क्विकली। लाइम जो मोर्टार होता है वो आसानी से सेट नहीं होता है, ये इसका मेन डीमेरिट है। स्वेलिंग होती है पर मेन डीमेरिट में नहीं है। अगर हम लोग हाइड्रोलिक लाइम काम में ले लेंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन वो इतना मेन डीमेरिट नहीं। मेन जो डीमेरिट है, डज नॉट सेट क्विकली, यानी कि इसको सेट होने में टाइम लग रहा है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है अपने को उसमें टाइम लग जाएगा। जितना कंक्रीट या सीमेंट सेंड होने में टाइम, कंक्रीट मतलब लाइम या सीमेंट जितना सेट होने में टाइम लेगा उतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन का टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ हार्श सीमेंट मोर्टार विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडेड। यानी कि वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें इनमें से क्या मिलाना है, वाटर इंक्रीज करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इंक्रीज करना है, या लाइम इंक्रीज करना है। तो देखो, वाटर इंक्रीज करने से तो प्लास्टिसिटी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन पीओपी से नहीं होती, पीओपी से नहीं होती। तो अब अपने को ऐसा ऑप्शन देखना है कि जिसमें 1 हो, दो नहीं हो। तो ऐसा देखो, ये तो गलत हो गया। अब देखो 3 ऑप्शन अभी भी अपने पास है, 1 3। अब 3 ओनली वाला तो हो नहीं सकता, 1 ओनली या 1 एंड 3 वाला होगा। तो तीसरा क्या है ऑप्शन, लाइम। लाइम इंक्रीज हम लोग जो गॉल्ड मोर्टार है उसमें लाइम डालते इसीलिए हैं ताकि सीमेंट जो है उसकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी कम हो जाए और वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो लाइम से वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि 1 एंड 3 जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर और लाइम दोनों ही मिलाने से हार्श मिक्स में अपने वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन सीमेंट मोर्टार इन ब्रिक मशीनरी। इनमें से स्टेटमेंट कंसिडर करने और फिर अपने को देखना है कि विच स्टेटमेंट्स ऑफ अबव आर करेक्ट। ठीक है, मशीनरी क्रैकिंग इन ब्रिक मशीनरी इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। कि अपना जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें मूवमेंट हो गया तो उसकी वजह से क्रैकिंग आने के चांसेस है मोस्टली मशीनरी के अंदर। तो सही बात है। डिफरेंशियल मूवमेंट का मतलब क्या है कि वॉल का मूवमेंट जो है अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो रहा है, कहीं पर कुछ मूवमेंट कम हो रहा है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है। जनरली अलग अलग डायरेक्शन में ना होकर वर्टिकल डायरेक्शन में सेटलमेंट की वजह से होगा, यानी कि डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, रिच मिक्स सीमेंट मोर्टार इन ब्रिक मशीनरी मेक्स द स्ट्रक्चर अननेसेसरी रिजिड। तो ज्यादा होगा तो वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा। यानी ज्यादा सीमेंट डालने की कोई जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही डालो, ज्यादा स्ट्रेंथ की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो है थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेटेड लाइम इन द सीमेंट मोर्टार रिड्यूसेस श्रिंकेज क्रैक्स। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में अपन ने ये बात करी है कि हम लोग गोल्ड मोर्टार में हम लोग डालते इसीलिए लाइम ताकि जो सीमेंट मोर्टार है उसका श्रिंकेज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट वाला अपने पास ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन जो है 117 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सत्य है। ईएससी के बेटा क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए। एसएससी वाले तो बहुत सरल थे, या अदर एजेई में जो आते हैं बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ईएससी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, sorry, next question is statement first. Attention must be extended to the result of the phenomena of bulking of sand towards ascertaining the water demand in mortar preparation. ये बोल रहा है कि मोर्टार प्रिपरेशन के टाइम हमें सैंड बल्किंग पे ध्यान देना है। हाँ, देना ही है। वॉल्यूम, जब हम लोग वॉल्यूम बैचिंग करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग में हमने बात करी कि सैंड बल्किंग कब होता है 4 to 6% मॉइस्चर पे, और मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम एट 5% मॉइस्चर पे। कितना हो जाता है, लगभग 40% तक, ऑलमोस्ट 40% तक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ध्यान देना है, सही बात है। और सेकेंड स्टेटमेंट, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मोर्टार प्रिपेयर्ड पर बैच ऑफ द मिक्स प्रिपरेशन फॉर यूज इन वर्क शुड बी माइंडफुल ऑफ द इनिशियल सेटिंग इन टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम का ध्यान रखते हुए टोटल मोर्टार प्रिपेयर करना है। ये बात भी सत्य है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि पहले में बात कर रहा है वो बैचिंग में सैंड की, और सेकेंड में बात कर रहा है वो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अगर मान लो अपने को रिक्वायरमेंट है, मैं आधे घंटे में 1 मीटर क्यूब ही कॉन्क्रीट काम में ले सकता हूँ, तो मैं 1 मीटर क्यूब बनाऊंगा, 10 मीटर क्यूब क्यों बनाऊंगा? 10 मीटर क्यूब बनाऊंगा तो उसको आधे घंटे में काम में लेने के लिए मेरे को ज़्यादा मजदूर रिक्वायरमेंट है, या ज़्यादा काम होना चाहिए उस हिसाब से। तो रिक्वायरमेंट जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है, वो मेरे को इनिशियल सेटिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए ही बनाना है, कोई बहुत ज़्यादा का नहीं बनाना है। ठीक है ना? तो ये बात सत्य है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो एडिंग 5 to 6% ऑफ मॉइस्चर बाय वेट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड फ्रॉम 18 to 38%। इतनी देर से यही बात कर रहे थे, तो आएगी आखिर स्टेटमेंट, तो सही है। द बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स सैंड। तो सबसे ज्यादा जो होता है फाइन सैंड में होता है, फिर मीडियम सैंड में होता है बल्किंग, और सबसे कम जो होता है कोर्स में होता है। तो इनकी स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। वॉल्यूम ऑफ फुली सैचुरेटेड सैंड इज इक्वल टू दैट ऑफ ड्राई सैंड। अब अपन ने देखा था सैंड बल्किंग का जो था परसेंटेज मॉइस्चर, ऐसे ग्राफ था, और इधर क्या था, वॉल्यूम था। वॉल्यूम जो था कैसे इंक्रीज हो रहा था, ऐसे इंक्रीज हो रहा था, फिर ऐसे। तो ये जो 4 से 6% में था, मैक्सिमम था 4-6%। इसके अलावा जब वो सैचुरेटेड हो जाएगी, जब सैंड जो है सैचुरेटेड हो जाएगी, तो उसका जो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, ड्राई सैंड के बराबर आ जाता है। वॉल्यूम कंप्लीट सेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैंड जो बल्किंग थोड़ा बहुत होना था वो अब रिड्यूस हो गया, क्योंकि सैंड बल्किंग आप देखो कि जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम हो रहा है, ये जाते जाते यहाँ पर आ जाएगा, इनके मॉइस्चर कंटेंट के साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जब 100% मॉइस्चर कंटेंट हो जाएगा, इनकी जितनी भी वॉइड्स है वो कंप्लीटली पानी से मिक्स हो गई, इनकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपन ने ये बात किसमें करी थी, सॉइल के अंदर, तो ये बात भी सही है। तो उस टाइम क्या हो जाता है, ड्राई के बराबर हो जाता है। तो यानी कि ऑल द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट का क्या बात कर रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। इन स्टेटमेंट को ध्यान देते हुए अपने को करेक्ट ढूंढना है। देयर इज नो गेन इन सीमेंट मोटर रिचर देन 1:3 आर नॉट यूज्ड इन मशीनरी वर्क। ये बोल रहा है कि हम लोग 1:2 क्यों काम में नहीं ले रहे, 1:1 काम में क्यों नहीं ले रहे। रिचर मिक्स यानी कि सीमेंट ज्यादा, अब इसको काम में हम 1:3 से ऊपर वाला काम में क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देयर इज नो गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ मशीनरी। क्योंकि मशीनरी जो है उसमें हमें ब्रिक्स और अपने जो स्टोन्स है उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए काम में लेना है। तो इनकी अगर स्ट्रेंथ कम है और मोर्टार जो स्ट्रेंथ है उसकी बहुत ज़्यादा है, तब भी फेलियर इनकी वजह से हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का भी कोई मतलब नहीं, तो ज़्यादा गेन नहीं होगा स्ट्रेंथ में, इसलिए ज़्यादा सीमेंट कोई काम में लेने से कोई फायदा नहीं है। और ज़्यादा सीमेंट होगा तो हाई श्रिंकेज होगा, ये बात भी सही है। दे आर प्रोन टू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन तो कम होगा, सेग्रीगेशन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि एग्रीगेट ही कम हो रहे हैं तो सेग्रीगेशन रिड्यूस हो गई। और दूसरी बात है मोर्टार की बात कर रहे हैं, मोर्टार में कोर्स एग्रीगेट ही कहाँ होता है, वो तो फाइन एग्रीगेट होता है। तो ये तो तीसरा तो सरासर गलत है। पहला और दो स्टेटमेंट सही है, इनके ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए देखो ईएसी वाले ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसे स्टेटमेंट वाले आते हैं या असर्शन रीजन वाले आते हैं, तो इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं एक ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर असर्शन रीजन। For identical mix, the cube compressive strength of concrete obtained from 15 cm cube is higher than 15 into 30 cm cylinder compressive strength। सही बात है, क्यूब स्ट्रेंथ जो होती है FCK जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1.25 टाइम्स ऑफ FCK ऑफ सिलेंडर, ये बात सत्य है। तो पहला सही है। दूसरा, जो क्यूब स्ट्रेंथ है वो क्यूब compressive strength is higher than the cylinder compressive strength because of its higher contact area under load। तो ये भी सही है, क्योंकि हायर कॉन्टैक्ट एरिया कैसे,
क्यूब का जो एरिया कांटेक्ट होगा वो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो सिलेंडर होगा उसका एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है, रेडियस 15 होते हैं, इनके 225 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है जो एक्चुअली क्या, रेडियस तो 7.5 होती है ना, या अपन इससे कर लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे डायमीटर पुट कर लिया तभी ज्यादा आ गया, तो 5/4, तो ये पाई हो गया बाय 1.4। तो ये जो वैल्यू आएगी पाई/4 कितना होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि लगभग 0.75 के आसपास, यानी कि जो टोटल एरिया है 0.8 या 0.75 के आसपास होता है, इसीलिए स्ट्रेंथ कम आती है। यानी कि इसका जो है रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका जो फेस एरिया होता है कॉन्टैक्ट में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ सिलेंडर, ये बात सत्य है। नेक्स्ट assertion, the specific surface of aggregate decreases with increase in size of the aggregate। specific surface area जो है साइज इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता है, सही बात है, अपन इतने दिन से यही करते आ रहे हैं। रीजन, द वर्केबिलिटी ऑफ मिक्स इज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय द फाइनल फ्रैक्शन देन द कोर्सर पार्टिकल, ये भी सत्य है। लेकिन क्या कोई रीजन है क्या, आपस में कोई लेना देना है क्या, इसमें वो बात कर रहा है स्पेसिफिक सरफेस एरिया की, किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, इसमें वो बात कर रहा है वर्केबिलिटी किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, लेकिन स्पेसिफिक सरफेस एरिया और वर्केबिलिटी दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा, दोनों के रिलेशन की बात नहीं कर रहा। तो दोनों बात सत्य है, लेकिन रीजन आपस में लेना देना नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, रीजन और एसर्शन करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the optimum number of revolution over which concrete is required to be mixed in a mixer machine is, number of revolution पूछ रहा है मिक्सर में कितना होता है, या तो 2 से 3 मिनट मिक्सिंग करते थे, या जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होते थे वो होते थे 20। अगर मशीन मिक्सिंग है तो 20, और हैंड मिक्सिंग है मैनुअल मिक्सिंग है तो 2 to 3 मिनट, और हैंड मिक्सिंग में 10% सीमेंट ज्यादा काम में लेते हैं, ये भी बेटा याद रखो। और मिक्सर 3 तरह के अपन ने बात करी थी, टिल्टिंग, नॉन टिल्टिंग या फिर रिवर्सिंग, ठीक है, ये भी ध्यान रखो। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट, कंक्रीट में हाई वाटर सीमेंट रेशियो से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मिक्स मिलेगा, हाँ कि ना, स्ट्रॉन्गर मिक्स आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्गर मिक्स कैसा, स्ट्रॉन्गर मिक्स नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो के साथ साथ स्ट्रेंथ कैसी होती है, डिक्रीज होती है। किसने बोला था, अब्राम्स ने बोला था, इधर अगर वाटर सीमेंट रेशियो है इधर स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो स्ट्रॉन्गर मिक्स तो नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्गर मिक्स नहीं मिलेगा। लेकिन बेटर वर्केबल मिक्स, हाँ वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होने के साथ। वीक मिक्स अगर स्ट्रॉन्गर नहीं मिलेगा तो वीक मिलेगा, ये रहा। तो सेकंड थर्ड करेक्ट। लेस ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है तो ब्लीडिंग विल बी मोर। ब्लीडिंग कम करने के लिए हमें क्या करना है, फाइनर फ्रैक्शन ज्यादा काम में लेना, फाइनर फ्रैक्शन ज्यादा काम में लेना है, यानी कि सीमेंट जो है वो ज्यादा काम में लेना है, या जो फाइन एग्रीगेट है वो हमें ज्यादा काम में लेना है। तो इसका स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, 2 और 3, ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 124 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a splitting tensile test is performed on the cylinder of diameter d and length l. If the ultimate load is p, then the splitting tensile strength of concrete is given by, फॉर्मूला पूछ रहा है सिंपल, 2p/pi dl होता है फॉर्मूला, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला 2p/pi dl। क्वेश्चन नंबर 26, 126 है ना, वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सर एयर एंटरिंग, एक तरफ दे रखे हैं एड मिक्सर्स, दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल्स, एक तरफ एड मिक्सर और दूसरी तरफ उनके क्या दे रखे हैं एग्जाम्पल। तो ये बोल रहा है कि इनमें से वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सर कौन सा है, तो वाटर रिड्यूसिंग एड मिक्सर मतलब वो बात कर रहा है प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर कौन सा है, तो सबसे पहले प्लास्टिसाइजर कौन सा है, ये रहा लिग्नोसल्फेट, यानी कि फर्स्ट का जो है 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट का 3 वाले ऑप्शन कौन से है, ये 2 है। अब इन दोनों को अपने को देखना है। अब इसका देखो अपन तरीके से करते हैं, सेकंड ऑप्शन दोनों का सेम है तो सेकंड ऑप्शन एक बार देखते हैं, एयर एंटरिंग एजेंट एक बार देखते हैं। फिर थर्ड डिफरेंस है इनकी, थर्ड या फोर्थ में से अपने को कौन सा आता है, तो सबसे सरल कौन सा, एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर वाला हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सेलरेटर क्या होता है कि जिससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि जिसमें
जो चौथे का मतलब चौथे का क्या होना चाहिए, दूसरा। तो चौथे का दूसरा किसमें, इसमें। यानी कि पहले का तीसरा देखा अपन ने, चौथे का दूसरा देखा किसमें, वो है ऑप्शन सी का। लेकिन अब दूसरे दो ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ कोई परीक्षा तो चल नहीं गई। फिर बोल रहा है एयर एंटरनिंग एजेंट। एयर एंटरनिंग एजेंट में मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया है, न्यूट्रलाइज्ड या नेचुरल विंसॉल रेजिन लिखाया है। और सुपर प्लास्टिसाइजर में एसएमएफ, एसएनएफ और सल्फोनेटेड और आपको लिग्नोसल्फेट लिखाया था। तो ये रहा एसएमएफ, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड या सल्फोनेटेड नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड। एसएमएफ और एसएनएफ मैंने लिखाया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर कौन सा है, लिग्नोसल्फेट्स। और एयर एंटरनिंग एजेंट्स कौन सा है, न्यूट्रलाइज्ड विंसॉल रेजिन। और सुपर प्लास्टिसाइजर सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। और एक्सेलरेटर कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है तो इसका तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यानी कि सबसे कम जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी होती है और सबसे जो ज्यादा होती है वो कौन सी होती है। तो आपने को एक पता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के दो है, क्यूब स्ट्रेंथ और सिलेंडर। इसमें भी पता है कि क्यूब स्ट्रेंथ जो होता है सबसे ज्यादा, यानी कि क्यूब इज ग्रेटर देन सिलेंडर स्ट्रेंथ। अब देखना है अपने को सबसे कम, यानी कि पीछे तो सबसे ज्यादा तो ये आएगा एक, फिर दो नंबर। अब ऐसे दो ऑप्शन है ये दोनों, एक और दो वाले। अब देखना है इन दोनों में से सबसे कम कौन सा होता है। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर सबसे कम होता है या स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। तो जो सबसे कम होता है वो होता है आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इस सबसे कम, देन मॉड्यूलस ऑफ रप्चर से भी कम होती है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट। सबसे कम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, फिर सिलेंडर स्ट्रेंथ एंड फिर क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट किस किस पे डिपेंड करता है, और इसमें अपने को पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, आज ही क्वेश्चन करा था जिसमें अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% था तो कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज हो ही नहीं रहा था। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, सत्य बात है। पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ साथ होता है। अब अप्लाइड स्ट्रेस पे नहीं, लोड कितना ही लगा उसकी वजह से श्रिंकेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये गलत है। लेकिन समय के साथ साथ श्रिंकेज क्या होता है, कम होता जाता है, स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। 1 और 2 करेक्ट है, 1 और 2 ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ एयर एंट्रेनमेंट, एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स यानी कि एडमिक्सचर का पूछा है कि क्या इफेक्ट है, और करेक्ट पूछ रहा है, उसमें भी करेक्ट पूछ रहा है। इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये अपन ने लिखा था सबसे पहले एयर एंट्रेनिंग का। इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वर्केबिलिटी इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, हाँ क्योंकि उसके अंदर वो हवा डाल देगा, हवा की वजह से स्ट्रेंथ अपन ने डिक्रीज होती है 5% वर्ड पे, 25 से 30%, और 10% वर्ड पे 50 से 60% अपन ने देखा था। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सत्य है, इनकी ऑप्शन जो है अपना डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 2 एंड 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the correct sequence of workability test method in the order of their application from low to high workability। तो सबसे कम के लिए कौन सा है और सबसे हाई के लिए कौन सा है, तो अपन ने बात करी थी, ये तीन ही दे रखे, वीबी, कॉम्पैक्टिंग और स्लम। तो सबसे कम के लिए वेरी लो या एक्सट्रीमली लो के लिए वीबी, फिर लो के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, फिर मीडियम के लिए स्लम। यानी ऑप्शन जो है डी करेक्ट है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलो सर आप सीधा इतना जल्दी कैसे चले गए, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वीबी सबसे पहले चाहिए, स्लम सबसे बाद में चाहिए, तो ये इसी में मेरे को दिख गया। और अगर एक और जोड़ दिया जाए तो फ्लो टेबल यहाँ पर आ जाएगा, फ्लो टेबल इसके बाद वो है वेरी हाई के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को कराया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ फ्लाई एश एज एन एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट रिड्यूसेस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या बोला था, फाइनल फ्रैक्शन काम में लेना है ज्यादा से ज्यादा। अब फाइनल फ्रैक्शन यानी कि उसके अंदर फ्लाई एश मिला तो काफी ज्यादा फाइन होता है, यानी कि एसर्शन जो है करेक्ट है, एसर्शन जो है करेक्ट है। सेकेंड, अब रीजन जो है वो क्या है, the use of fly ash as a replacement of sand in a lean mix increases the workability and has no significant effect on drying shrinkage of concrete। अब देखो पहली चीज तो रिलेशन देखते हैं, रिलेशन तो कोई है ही नहीं,
ये भाई साहब सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है श्रिंकेज वगैरह की। तो अब बोला है द यूज ऑफ फ्लाई ऐश एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इन अ लीन मिक्स इंक्रीजेस द वर्केबिलिटी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ड्राइंग श्रिंकेज। श्रिंकेज पे इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वर्केबिलिटी पे इफेक्ट होता है, क्योंकि फाइन है तो वर्केबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि रीजन। और लेकिन फ्लाई ऐश से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी नेचर की होती है, प्लास्टिक नेचर। तो रीजन भी करेक्ट है, एसर्शन भी करेक्ट है, लेकिन आपस में रिलेशन नहीं होने की वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट इज मोस्ट सूटेबल इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के अंदर सबसे मैक्सिमम सूटेबल कॉन्क्रीट कौन सी है। अब ये पूछ रहा है एयर एंट्रेंड कॉन्क्रीट। अभी अपन ने देखा था पीछे रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, और रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग अपने को कहाँ चाहिए, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में। तो एयर एंट्रेंड कॉन्क्रीट जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, मैच लिस्ट फर्स्ट वर्केबिलिटी टेस्ट एंड सेकंड जो है मेजरमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्लम्प टेस्ट दे एक तरफ टेस्ट दे रखते हैं वर्केबिलिटी की, दूसरी तरफ उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो एक चीज आप देखो, फ्लो टेस्ट जो है, सबसे पहले स्लम्प टेस्ट, स्लम्प का जो होता है मेजरमेंट mm में होता है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन स्लम्प की जो हाईएस्ट हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 300 mm से ज्यादा तो स्लम्प हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट का हो गया सेकंड। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर अपन पॉइंट्स में बात करते थे, यानी 2 का हो जाएगा तीसरा। अब वीबी टेस्ट हम लोग बात करते थे टाइम में, सेकंड्स में, तो 3 का हो गया 4। तो फ्लो टेस्ट में ये होता था, तो 4 का हो जाएगा 1, 2, 3, 4, एक ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, ईएससी में आएगा, इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट बाय स्टीम अंडर प्रेशर। अब स्टीम क्योरिंग की बात कर रहा है, वो भी अंडर प्रेशर, उससे क्या फर्क पड़ेगा, और पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन से करेक्ट। इंक्रीजेस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या इंक्रीज करता है, सही बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है शुरुआत में, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता, इनिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। सेकंड, रिड्यूसेस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अल्टीमेट स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये भी बात सही है, रिएक्शन फास्ट होगी तभी तो इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, यानी कि तीनों ही बातें सही है। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर एक तरफ कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, दूसरी तरफ एडमिक्सर का नाम दे रखा है। तो सबसे पहले जो है अपना है एडमिक्सर जो दे रखा है, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट। अब कैल्शियम लिग्नोसल्फेट एंटी ब्लीडर होता है, रिटार्डर हो रहा है, एयर एंटेनर होता है, या वाटर रिड्यूसर, इनमें से आपने कौन सा सुना है। तो इसका जो है आपने कैल्शियम लिग्नोसल्फेट जो होता है प्लास्टिसाइजर होता है, तो पहले का क्या हो जाएगा 4। अब पहले का 4 ऑप्शन जो है बी और ऑप्शन डी है। ठीक है, अब इनमें से एग्जैक्टली करेक्ट कौन सा होगा। अब अपने को एक जो पता है, जो एल्यूमिनियम जो पाउडर्स होते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है वो क्या होता है, एयर एंट्रेनर होता है। अपन ने एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स के अंदर इसका एग्जांपल लिखा है, तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या होता है, एयर एंट्रेनिंग एजेंट होता है। तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड, तो इनका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा बी, डी हो जाएगा गलत। तो इसका क्या हो जाएगा बी। अब बाकी के देख लेते हैं, टार्टरिक एसिड क्या होता है, एंटी ब्लीडर या रिटार्डर। अब 2 ही बचा, तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो होता है रिटार्डर, रिएक्शन को स्लो करेगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है वो होता है एंटी ब्लीडर, यानी कि ब्लीडिंग को कम करता है। एल्यूमिनियम सल्फेट एंटी ब्लीडर होता है, एल्यूमिनियम पाउडर एयर एंट्रेनर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिव्स मोर यूनिफॉर्म रिजल्ट देन एनी अदर टेंशन टेस्ट। ये अपन ने देखा था कि यूनिफॉर्म रिजल्ट ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता था इनडायरेक्ट टेस्ट में, इनडायरेक्ट टेस्ट से पर 5 से 10% स्ट्रेंथ भी ज्यादा देता। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ तो सबसे अच्छा टेस्ट है इन टेंशन टेस्ट। स्प्लिटिंग टेस्ट मोल्ड कैन बी यूज्ड फॉर कास्टिंग स्पेसिमेन फॉर बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन। ये भी अपन ने देखा था कि स्पेसिमेन जैसा लेते थे, सिलेंडर लेते थे 15 सेंटीमीटर डाया का और 30 सेंटीमीटर हाइट का लेते थे, यानी कि स्पेसिमेन तो अपन सेम में काम ले सकते थे, लेकिन इसने स्ट्रेंथ की वजह से कोई बात ही नहीं करी, इनकी
रीजन दे ही नहीं रहा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ सैंड विच इज लीस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग गुड कंक्रीट। अच्छी कंक्रीट के लिए इनमें से कौन सा सुटेबल नहीं है। तो देखते हैं, अपन ने देखा था जो सैंड्स होता है, सैंड का जनरली जो होता है वो कितना होता है 2 से लेके 3.5 के बीच में, और कोर्स एग्रीगेट का जो होता था 5.5 से 8 के बीच में। अब देखो 2 से, उसमें भी फाइन सैंड का अपन ने देखा था, फाइन सैंड का अपन ने कितना देखा था 2.2 से लेके 2.6, मीडियम सैंड का देखा था 2.6 से लेके 2.9 के बीच में, और कोर्स सैंड का देखा था 2.9 से लेके 3.2 के बीच में। अब इनमें से ऐसा, तो ये देखो ऑप्शन जो है ए के अलावा देखो बी सी और डी तीनों ही ऑप्शन ये रहे, फाइन मीडियम और कोर्स सैंड, ये तो अच्छी होती है, तो ये जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नॉट लीस्ट सुटेबल, ये भाई साहब लीस्ट सुटेबल है। ठीक है, ये मिक्स है, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का मिक्स मसाला है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। तो 137। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इट इज नेसेसरी टू, पूछ रहा करेक्ट, क्या नेसेसरी है इंक्रीज करने के लिए, वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्या कंक्रीट में सीमेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करने से उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हमें मेनली जो है एग्रीगेट वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करना है, इससे क्या हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अगर सीमेंट हमने इंक्रीज करी तो वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज, इनकी वर्केबिलिटी डिक्रीज। तो पहला गलत, डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सैंड, सैंड की क्वांटिटी यानी कि एग्रीगेट टू द सीमेंट रेशियो। अब एग्रीगेट सीमेंट रेशियो यानी कि एग्रीगेट डिक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, इट इज सॉरी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वर्केबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखो, ऑल्टर द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट अगर ज्यादा होंगे तो वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैंने फाइन एग्रीगेट कम कर दिए और कोर्स एग्रीगेट बढ़ा दिए, तो कोर्स एग्रीगेट ज्यादा होंगे तो मेरी वर्केबिलिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। और फाइन एग्रीगेट कम करने से, यानी कि मैं प्रोपोर्शन को, सिर्फ फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को आपस में प्रोपोर्शन को जो है चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सही बात है। डिक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यूज एंगुलर, इससे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होती है, अगर राउंडेड होता तो करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन जो है 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 1, 4, 5 रॉन्ग है। तो 2 और 3 किसमें है, ये रहा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ओनली 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑफ स्लम कॉमनली अडॉप्टेड फॉर द वेरियस कॉन्क्रीट मिक्सेस आर गिवन बिलो, इनमें से दे रखे हैं, अच्छा मैचिंग नहीं कराना, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, बाकी गलत होंगे, करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। तो पहला जो है कंक्रीट फॉर रोड वर्क, अब कंक्रीट है जो रोड वर्क के लिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या ये 20 से 28 mm होना चाहिए या कम या इससे ज्यादा। तो 20 से 28 mm नहीं होता है, सॉरी 20 से 28 mm के बीच में होता है, लगभग 20 से 40 mm होता है, 20 से 40 mm के बीच में होता है। ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क के लिए 50 से 100 mm सही बात है। कॉलम रिटेनिंग वॉल, कॉलम रिटेनिंग वॉल के लिए ज्यादा होता है 50 mm से, 50 mm से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन, तो ये भी गलत है। मास कॉन्क्रीटिंग के लिए 25 से 50 mm, आज ही क्वेश्चन आया था, तो ये भी गलत है। तो थर्ड और फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, सही है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अपने रोड वर्क के लिए अपने को कम चाहिए, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट के लिए आरसीसी वर्क के लिए इतना चाहिए, मास कॉन्क्रीटिंग के लिए 25 से 50 चाहिए, कॉलम के लिए ग्रेटर देन 50 mm चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में से तो अगर ये सही हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो ये ध्यान रखना। तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, इसके बाद अपने सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीमेंट कंक्रीट इज एन इलास्टिक, विस्कोप्लास्टिक या विस्को इलास्टिक। जो सीमेंट होता है, कंक्रीट जो होता है वो इलास्टिक मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक, ये दोनों ही गलत हैं। तो ऐसा कौन सा है जिसमें वन ओनली करेक्ट पूछ रहा है, तो वन ओनली ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, कंक्रीट इज इलास्टिक। द मिक्स डिजाइन फॉर पेवमेंट कंक्रीट इज बेस्ड ऑन, पेवमेंट कंक्रीट यानी कि रोड जो बनाते हैं उसके लिए जो मिक्स डिजाइन होती है वो किसके बेसिस पे होता है, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या शियर स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो जो होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से। जो रोड का पेवमेंट जो होता है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कॉलम वगैरह जो होते हैं, बीम वगैरह जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन होता है। लेकिन जो रोड बनाते हैं उस पे यानी कि सीसी रोड जो है
कंक्रीट जो रोड होती है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के हिसाब से डिजाइन होता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस फिर वो लिस्ट आगे, अब इस लिस्ट का किस पे क्या फर्क पड़ेगा। एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर इन कंक्रीट की बात करता है कि एब्जॉर्प्शन होगा एंड सरफेस मॉइस्चर, यानी कि अगर पानी एब्जॉर्ब करेगा, एग्रीगेट जो है अपने सरफेस के ऊपर पानी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे फर्क पड़ेगा, तो वाटर सीमेंट रेशियो पे फर्क पड़ा है, यानी कि जो मिक्स है उस पर फर्क पड़ गया। तो ऐसा कौन सा है, इंटरफियर विद हाइड्रेशन, नहीं हाइड्रेशन पे नहीं कर, इम्प्रूव वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी इंप्रूव करेगा। फिर भी और देख लेते हैं ज्यादा करेक्ट कौन सा है, क्योंकि पहले का 4 तो किसी में है ही नहीं, तो पहले का मतलब पहले का 2 तो किसी में है ही नहीं, पहले के 3 या 4 ही हो सकते हैं। तो एंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं ड्यूरेबिलिटी नहीं होगा, इससे कम ड्यूरेबल हो जाएगा। अफेक्ट द मिक्स प्रोपोर्शन, ये बात सही है, यानी कि पहले का क्या हो जाएगा 4। अब ऑप्शन या तो बी हो सकता है या जो है डी हो सकता है। अब इसके लिए अपन देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन से, डिलीटीरियस मटेरियल, यानी कि अगर कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो उनकी वजह से क्या होगा, वो क्या करेंगे, इंटरफेयर विद द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जो हाइड्रेशन है उसको इंटरफेयर करेंगे, रिएक्शन अफेक्ट कराएंगे। अपन ने पीछे क्वेश्चन देखा था, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर भी देखते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से अपने वर्केबिलिटी ऑफ इंप्रूव होती है, वर्केबिलिटी वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स होंगे तो वर्केबिलिटी हायर होती है इन कंपैरिजन ऑफ पुअर ग्रेडेड। केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी से ड्यूरेबिलिटी एंश्योर होती है, यानी कि केमिकल स्टेबिलिटी यानी कि वो दूसरे किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कम कर रहा है, तो ड्यूरेबिलिटी यानी कि ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो 4 1 2 3 ऑप्शन हो जाएगा, इनका ऑप्शन जो डी है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसा ही है, इसमें भी अपने को करेक्ट आंसर देखना है, यानी कि आपस में करेक्टली मैच कौन सा है, इसमें आपस में करेक्टली मैचिंग कौन सा है। पार्टिकल साइज एंड टेक्सचर अफेक्ट्स वर्केबिलिटी, हाँ पार्टिकल साइज अगर छोटा है तो वर्केबिलिटी कम होगी, पार्टिकल बड़ा है तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। टेक्सचर अगर स्मूथ है तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी, रफ है तो वर्केबिलिटी कम होगी। तो पहला तो सत्य है। दूसरा एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर, अभी अपन ने पीछे देखा था अफेक्ट्स मिक्स प्रोपोर्शन, ये बात भी सही है। ग्रेडिंग, ग्रेडिंग से मैक्सिमाइज सीमेंट कंटेंट, ग्रेडिंग से अपने को कैसा मिलता है, वेल ग्रेडेड से अपने को जो है सीमेंट कंटेंट कम चाहिए, यानी कि मिनिमाइज चाहिए, वर्केबिलिटी हाई मिलती है, मिनिमाइज सीमेंट कंटेंट। बल्क डेंसिटी सिग्निफिकेंट फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए बल्क डेंसिटी का कोई लेना देना नहीं, यानी कि 3 और 4 क्या है गलत है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही, ये रहा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 143 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव जियोमेट्रिक मीन साइज ऑफ एन एग्रीगेट सैंपल इफ इट्स फाइनेस मॉड्यूलस ऑफ 3। ये अच्छा क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था, ये क्या शो करते हैं, फाइनेस मॉड्यूलस क्या शो करते हैं, एवरेज साइज। और फाइनेस मॉड्यूलस के लिए अपन देखते थे 80 mm से लेके 80 mm होते थी सीव साइज, फिर 40 mm होता था, फिर अपने पास 20 mm थी, फिर अपने 10 mm थी, फिर अपने 4.76 mm थी, फिर अपने 2.18 mm थी, फिर 1.17 mm थी, फिर 600 माइक्रोन थी, फिर अपने 300 माइक्रोन थी, फिर अपने 150 माइक्रोन थी। तो मैंने क्या बोला था कि जितना वैल्यू होती है वो क्या शो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ फाइनेस मॉड्यूलस। 1 आएगा इसका मतलब वो तो पार्टिकल हैं लगभग 150 माइक्रोन के, 2 आएगा तो लगभग 300 माइक्रोन है, 3 आएगा तो लगभग 600 माइक्रोन। तो अगर मान लो इसी प्रकार 8 आता है तो 3 4 5 6 7 8 यानी कि वो 20 mm के आसपास के। तो ये अपन ने बात करी थी कि वो क्या शो करता है, नीचे से सीव साइज शो करता है, जो फाइनेस मॉड्यूलस होता है नीचे से सीव साइज नंबर बताता है। तो 3 आ रहा है तो तीसरे नंबर पर कौन सा है 600 माइक्रोन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट में से अपने को ढूंढना है करेक्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट से अपने को करेक्ट ढूंढना है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, सही है, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, सही बात है, ये तो बहुत बार बार समझाने की जरूरत नहीं। वाटर इज एडेड टू द कॉन्क्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वर्केबिलिटी, वाटर इसीलिए मिक्स करते हैं ताकि सीमेंट रिएक्शन करे और हाइड्रेशन हो जाए और वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाए। क्रीप एंड श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वाटर सीमेंट रेशियोस इन द कॉन्क्रीट मिक्स, दोनों ही डिपेंड करते हैं। श्रिंकेज तो वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता ही है, तो ये गलत हो जाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा डिपेंडेंट होगा। तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा ए ऑप्शन है अपना, इसका क्या हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, यूपीवी मेथड यानी कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड
इज नॉन डेस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर कॉन्क्रीट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, हम लोग उससे क्या फाइंड आउट करते हैं, यूपीवी मेथड में क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं करते। एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड्स, हाँ करते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वर्ड्स कम होगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी, वर्ड्स ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी कम आएगी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं करते, स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट नहीं करते। एक क्वेश्चन आया था डायनेमिक मॉड्यूलस, तो डायनेमिक मॉड्यूलस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि 2 और 5 क्वेश्चन, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2 और 5, ये रहा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 146 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट, एडिशन ऑफ एडमिक्सचर इंप्रूव्स द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, एडमिक्सचर ऐड करने से वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है, सही बात है, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एडिशन ऑफ एडमिक्सचर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ, मैंने आपको एक स्पष्ट बात बोली थी कि एडिशन ऑफ एडमिक्सचर से स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली डिक्रीज ही होती है, इंक्रीज का तो भूल ही जाओ, स्ट्रेंथ जनरली डिक्रीज ही होएगी, इंप्रूव का तो भूल जाओ। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इनके ऐसा ऑप्शन सी होता है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड वेट ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट इन कंस्ट्रक्शन, जो डेड वेट है उसको डिक्रीज किया जा सकता है लाइट वेट कॉन्क्रीट को। डेड लोड क्या होता है, उस स्ट्रक्चर का खुद का लोड। लाइव लोड क्या होता है, उसके ऊपर रहने वाले लोगों की वजह से जो लोड आता है, या जो भी मटेरियल जो फिक्स नहीं है, जैसे वॉल वगैरह, बीम, कॉलम, रूफ, फ्लोर, ये सारे फिक्स है, लेकिन रूम के अंदर कोई फर्नीचर है, कोई लोग रह रहे हैं, वो क्या से आते हैं, लाइव लोड आते हैं, और जो चीजें फिक्स है वो होता है डेड लोड। तो डेड लोड कैसे कम किया जा सकता है, लाइट वेट कॉन्क्रीट से, सही बात है। एरेटेड कॉन्क्रीट बीइंग ऑफ लाइट वेट इज यूज्ड इन आरसीसी मल्टी स्टोरेज कंस्ट्रक्शन, ये भी सही, ये इसी को तो बताता है, लाइट वेट होता है, एरेटेड कॉन्क्रीट क्या होता है, लाइट वेट होता है, तो मल्टी स्टोरेज कंस्ट्रक्शन में हम लोग उसका डेड लोड कम करने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट ए, रीजन करेक्ट है, पहला अभी तक अपना पहला आया है जिसका रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। सेकंड, एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिक्सचर इन कॉन्क्रीट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्क्रीट, क्या एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता नहीं होता, एसेंशियल तो 4 ही थे, बाइंडिंग मटेरियल हो गया, प्लस सैंड हो गया था यानी कि फाइन एग्रीगेट, प्लस कोर्स एग्रीगेट था, प्लस वाटर, इसमें कहाँ था, ये 4 कंपोनेंट में एडमिक्सचर कहाँ था, तो पहला ही गलत है, पहला गलत है, इनकी ऑप्शन डी सही सीधा, दूसरा देखो ही नहीं, फिर भी देख लेते। एडमिक्सचर हेल्प इन इंप्रूविंग और मॉडिफाइंग स्पेसिफिक क्वालिटीज, ये तो सही है, हेल्प करता ही है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन अपना, गनेटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार, गनेटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मोर्टार ये होता है, गनेटिंग मैंने लिखाया था ऑन अ सरफेस अंडर न्यूमेटिक प्रेशर, और अगर ग्राउटिंग के बारे में बात करता है तो ग्राउटिंग हम लोग कहाँ काम में लेते हैं, इन क्रैक्स को वगैरह को रिपेयर करने में, तो रिपेयर वर्क वगैरह के लिए तो ग्राउटिंग, लेकिन अगर सरफेस के अंदर अपने को काम में लेना है तो हम लोग गनेटिंग या उसको शॉर्ट ग्रेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने कॉन्क्रीट के 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखो और आप लोगों को बताओ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, और पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्त नए लोगों जोड़े। अब तो ऑटोकैड भी स्टार्ट हो गया, अब तो खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन वाला वीडियो बाकी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.